हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय से आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सारा का सारा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पॉलिटी पढ़ने में। यकीन मानो कि पॉलिटी आपके एग्जाम के लिए, जीके वाले पोर्शन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 20 से 22 क्वेश्चंस केवल पॉलिटी के आएंगे। इसलिए ही सबसे पहले मैं पॉलिटी की सीरीज आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। बस लगभग कम से कम 7-8 वीडियो और आएंगी पॉलिटी के ऊपर, उसके बाद आपकी पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछो, मैं बता तो रहा हूं आपको। और सबसे अच्छी बात कि सुबह 11:30 बजे, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे 11:30 बजे मेरी अनअकैडमी पर क्लास चल रही होगी, जिसमें मैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। तो आप वहां पर भी उस क्लास पे जुड़ जाए। उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये एक बार मैं आपको उस क्लास के बारे में बता देता हूं। देखो दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर आपकी स्पेशल क्लास ले रहा हूं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं देने आपको, ध्यान रखना। पहले बिल्कुल फ्री में आपको क्लास लेनी है। ये प्रिपेयर पॉलिटी फॉर यूपीएसआई 2021 के लिए। देख लीजिए, यहाँ पर टाइमिंग है आपका सुबह 11:30 बजे। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट जो आप लोग अनअकैडमी पर अभी तक नहीं आए, या अनअकैडमी का ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, लर्निंग ऐप, तो आप लोग यूज कीजिएगा अनलॉक करने के लिए क्लास को। हमारे चैनल का नाम इंडियन स्टडी, ये आपका कोड है। इससे आप क्लास जो है वो अनलॉक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बात को ध्यान रखना। अब पूरा चैप्टर देख लेते हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम पहला सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में है क्या, और संविधान में इसका वर्णन है जो कहाँ कहाँ किया गया है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संविधान में भाग 5 में है। कहाँ पर है? भाग 5 में। और अगर हम आर्टिकल की बात करें दोस्तों जी, आर्टिकल 124 में निहित है। 124 से लेके 147 जितने भी ये जो आपके आर्टिकल आपके सामने हैं, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के गठन की अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका गठन है वो आर्टिकल 124 एक के तहत आता है। किसके तहत? आर्टिकल 124 एक। ये थोड़ा डीपली है, इसलिए आपको मैंने फिर भी बता दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, तब इसमें एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होता है था, और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो टोटल मिला के 8 सदस्य होते थे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक मुख्य न्यायाधीश हैं, और 30 जो हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल मिला के 31 होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो संख्या घटाना और बढ़ाना, ये जो काम है ये संसद का है। किसका काम है? संसद का, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो 124(2) के तहत है आर्टिकल। और इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। एससी के न्यायाधीश की सलाह पर, यानी कि जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होती है उन्हीं की सलाह पर की जाती है। ये जो नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर ही की जाती है, ठीक है। आजकल तो कॉलेजियम की प्रक्रिया चल रही है। कॉलेजियम में क्या होता है? 5 सदस्यीय समिति होती है, या 5 सदस्यीय आपका एक ग्रुप होता है, वो बता देता है, और राष्ट्रपति उनकी सलाह पर, कॉलेजियम की सलाह पर नियुक्ति कर लेते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से आपकी नियुक्ति की जाती है। तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपने थोड़ा स्ट्रक्चर जान लिया कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में है क्या। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस तरीके से जो भी क्वेश्चंस में होगा मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो अभी हाल ही मैंने आपको बताया किस में है, भाग 5 में है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो देखो, ये सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में आता है कि सुप्रीम कोर्ट के शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो अन्य कार्यों में आता है कि संविधान का व्याख्या करना। संविधान का संरक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। यानी कि इस क्वेश्चन का भी तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें भी आपकी कई शक्तियां हैं सर्वोच्च न्यायालय की, जैसे मूल अधिकारिता शक्ति, रिट अधिकारिता शक्ति, अभिलेख न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, सलाहकारी शक्ति। तो ये इस प्रकार की टोटल शक्तियां होती हैं, ठीक है।
तो जैसे ही आती जाएंगी तो मैं इनको अच्छी तरीके से डिफाइन करता जाऊंगा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने के मुख्य अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने के लिए मुख्य अधिकारी कौन है? तो आपका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल ध्यान रखना 1 to 4। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके अंतर्गत हुई थी? तो ये हुई थी आपकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हुई थी? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार बार बोल रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो इनको पता थोड़ा डीपली तौर पे पढ़ लिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम टाइम में पूछे जाते हैं और आपको एकदम से याद ना आए। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ये हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। क्वेश्चंस को समझो, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो किसके अधीन हुई थी? तो ये हुई थी आपकी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत। लेकिन अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस में बारीकी समझ लेना। मूल रूप से संविधान के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और न्यायाधीश थे? तो अभी हाल ही मैंने आपको बताया एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य थे, तो टोटल मिला के कितने थे? 8। तो 7 अन्य न्यायाधीश थे। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं पता होना चाहिए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त और कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? तो कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? तो वर्तमान में है आपका 30। एक मुख्य और 30 अन्य, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? संसद के पास होती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अहर्ता होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वह किसी एक या अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ये जो आपका बोला गया है ये बिल्कुल ठीक है। वह किसी या अधिक न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता का मतलब वकील रहा हो, बिल्कुल ठीक है। वह एक परंपरागत अधिवक्ता हो, ठीक है। परंपरागत का मतलब राष्ट्रपति की नज़र में विधि का यानी कि कानून का अच्छा ज्ञाता हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से अहर्ता होनी चाहिए? तो आपका जो सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यायालय की बात की गई है, जबकि उच्च न्यायालय होता है वह किसी भी एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम यानी कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक कार्य कर चुका हो न्यायाधीश के रूप में, हाई कोर्ट की। या अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उसने काम नहीं किया है तो वह किसी एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक वकील रहा हो। तो यहां पर भी हाई कोर्ट नहीं बोला। वह एक परंपरागत हो तो राष्ट्रपति की दृष्टि में तो ये नहीं बोला, तो इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति भी भैया राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। ठीक है, प्रक्रिया का नाम भी आपको बताया कोलेजियम। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति अभी हाल ही मैंने आपको बताया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अन्य किससे परामर्श लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायवादी से, या भारत के विधि मंत्री से? तो अभी हाल ही मैंने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। पहला ऑप्शन करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अच्छा देखो, पहले तो ये समझो कि तदर्थ न्यायाधीश होता क्या है। तो देखो, तदर्थ न्यायाधीश में आपको बता दूं 2 कंडीशन उसकी होती हैं, पहला और दूसरा। अभी आपने पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होता है मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब तदर्थ न्यायाधीश का क्या अर्थ होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको ने देख लिया सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को लग रहा है कि संख्या जो है वो 31 से कम है, 31 तो आपका एक मुख्य यानी कि 30 से कम है, तो इसमें क्या होता है तदर्थ न्यायाधीश के कंडीशन में? तो राष्ट्रपति जो है
वो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, चुन सकते हैं, तो उसको बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, ये इसलिए बोला जाता है जब काम का लोड ज्यादा बढ़ जाता है तब बुला लिया जाता है, और जब खत्म हो जाता है तो उनको उनकी जगह पर भेज दिया जाता है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि अगर एक बार बुला लिया है तो दोबारा नहीं भेज सकते, नहीं भैया, इसलिए इसका नाम ही तदर्थ न्यायाधीश रखा गया है। अच्छा, दूसरी कंडीशन होती है कि कुछ ऐसे अन्य न्यायाधीश जो पहले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो है उनने इस्तीफा दे दिया रिटायरमेंट के रूप में। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में उनको वापस बुला लिया जाता है कि आप आए और तदर्थ न्यायाधीश के रूप में काम करें, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड रहता है तदर्थ न्यायाधीश का, ये बहुत कम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब लोड बढ़ जाए काम का। समझ गए? तो ये जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है आपकी फ्रांस से। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो है वो कौन कर देता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्ति जो आयु है वो है आपकी 65 वर्ष। अच्छा, इसमें मिनिमम एज नहीं है, उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ मिनिमम एज क्यों नहीं है। अब इनकी क्वालिफिकेशन इतनी हार्ड है, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो, नहीं तो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो, नहीं तो राष्ट्रपति की दृष्टि में एक विधि का अच्छा ज्ञाता हो। तो इसलिए इनकी क्वालिफिकेशन ही इतनी है, इसलिए इनकी न्यूनतम एज नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके केवल उनके पद से हटाने के लिए केवल किन प्रमाणित आधारों पर पद से हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों, कदाचार या असमर्थता। अगर लग रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कदाचार यानी कि, या राष्ट्रपति को लग रहा है कि वो संविधान के अच्छे ज्ञाता नहीं है, या जिस पद पर वो हैं उसके लिए वो एलिजिबल तो होंगे तभी तो वो बैठे हैं, या उसकी गरिमा के लिए वो बिल्कुल सही नहीं, फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो पद है उनको हटाया जा सकता है। अच्छा, पद सर्वोच्च न्यायालय को उनके पद से हटाने का जो व्याख्या है या जो प्रावधान है वो संविधान में महाभियोग के बराबर ही है, लेकिन संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के हटाने के लिए महाभियोग शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं है कि इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। नहीं, उस प्रक्रिया के द्वारा हटाया तो नहीं जाता है, लेकिन इनकी जो प्रक्रिया जो है वो लगभग लगभग सेम है। तो इसलिए कहीं बार आप महाभियोग लिखा हुआ आपको दिखेगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पद मुक्ति का आदेश कौन जारी करता है? तो ये करेगा केवल और केवल राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय में किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग असफल रहा? किसके समक्ष? तो ये रहा था आपका, ये ध्यान से पढ़ लो, न्यायमूर्ति वी रामस्वामी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को, यहाँ पर दोस्तों, हाँ बिल्कुल ठीक है, नया भी छपा है, बिल्कुल ठीक है। अन्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो मिलता है आपका 2.5 लाख रुपए, जबकि मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो मिलता है आपका 2,80,000। कितना? 2,80,000। अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए और मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने कि जब एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके पद पर काम करेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो किसने काम किया? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं? तो वकालत जो है वो भैया किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, या प्रधानमंत्री के अधीन? तो भारत में जो न्यायपालिका है वो भैया बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक न्यायिक पुनरीक्षण का कार का क्या अर्थ है? तो इस कार का जो आपका अर्थ है वो क्या है? कानून की संवैधानिक वैधता का पुनर्निरीक्षण, यानी कि जो
सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई निर्णय दे दिया और बाद में उस निर्णय में बदलने का या उस निर्णय में संशोधन करने का जो आपका अधिकार है वो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार होता है। और इसका अर्थ जो है वो मैंने आपको समझा दिया, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई अनुच्छेद में इसका वर्णन भी है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है ये आप बताइए, अभी हाल ही मैंने आपको बताया। तो इसका अर्थ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका किसी भी राज्य के कानून को अवैध अवैध घोषित कर सकता है। न्याय पुनर्विलोकन का अर्थ कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध अवैध घोषित कर सकता है। यानी कि जो पहले कानून बन गया है लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन के सख्ती से सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उसको अवैध घोषित कर सकता है। हालांकि अर्थ जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है कहाँ पर, तो यहाँ ये जो आपकी व्यवस्था है ये भारत और यूएसए में है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। तो अपीलीय क्षेत्र अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो आपका जो सही आंसर है हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 334 ए को मिलाकर अनुच्छेद 333 को पढ़ना। अपीलीय क्षेत्र अधिकार क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी व्यवस्था होती है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर आप पहले अपील करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर यहाँ से आपको सही निर्णय नहीं मिला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के बाद लास्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो आपका अपीलीय न्यायालय मैंने आपको समझा दिया। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद को निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। देखो, चाहे केंद्र और राज्यों में हो जाए, राज्यों और राज्यों में हो जाए, राज्यों या भारत में हो जाए, या एक राज्य और भारत के बीच हो जाए, या अधिक राज्य और भारत के बीच हो जाए, या दोनों राज्यों में हो जाए, तो ये जो आपकी शक्ति जो आपको प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, जल्दी बता दीजिए किसके अंतर्गत प्राप्त है। तो ये इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन नदियों के जो नदी के लिए जो कानून होते हैं उसकी जो शक्ति है वो उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त नहीं है, उच्च न्यायालय को। तो ये भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये परामर्श देता तो है, राष्ट्रपति अगर इस परामर्श को चाहे तो ले सकता है और चाहे तो नहीं ले सकता है। ये कोई बात नहीं है कि राष्ट्रपति को इनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 143 के तहत है। 5 सदस्यीय समिति बनाई जाती है राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि तब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। परामर्श तभी देगा जब राष्ट्रपति चाहे उनसे परामर्श मांगेगा। लेकिन परामर्श में भी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति चाहे तो उनके परामर्श को मान सकता है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन, किस विभाग में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका केशवानंद भारती बना। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन। समझ गए। तो दोस्तों ये थे आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरा सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया। अब आपको समझ में आए तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का क्वेश्चन ये रहा कि भारत के उच्चतम न्यायालय को केवल एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभ और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, या प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। और साथ ही साथ आप लोग ये बताना कि प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और वो कौन से नंबर के हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।